कितने दिन से महिलाओं को परेशान करता है। तेरे घर में मां बहन नहीं है क्या? नहीं मानता तो फिर ले इंस्पेक्टर। दोस्तों, क्या हुआ जब एक आईपीएस मैडम विधवा महिला का भेष बनाकर थाने में पहुंची, लेकिन उसे विधवा समझकर एक दरोगा उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन दोस्तों, दरोगा को यह पता नहीं था कि जिसके साथ वह यह कर रहा है वह एक आईपीएस ऑफिसर है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद आईपीएस मैडम उस दरोगा के साथ जो करती है उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, रात के करीब 10 बजे थे। देवगढ़ के एक आलीशान सरकारी बंगले में आईपीएस अवनी सिंह अपनी ऑफिस फाइलों के बीच बैठी थी। कमरे में हल्की रोशनी थी, खामोशी घनी थी और टेबल पर पड़ी एक मोटी फाइल उनकी नजरें बार बार अपनी ओर खींच रही थी। उस फाइल पर मोटे अक्षरों में लिखा था, गोपनीय महिला हिरासत केंद्र अनियमितता रिपोर्ट। अवनी ने धीमी सांस ली और फाइल खोली। पहला ही पन्ना उनकी रूह को झकझोर गया। दरोगा विजयपाल द्वारा महिला कैदियों के साथ यौन शोषण, शारीरिक हिंसा और मानसिक उत्पीड़न। नीचे एक अज्ञात स्रोत द्वारा भेजी गई 2 तस्वीरें और एक ऑडियो क्लिप की ट्रांसक्रिप्ट थी। अवनी का मन अंदर तक हिल गया। यह सिर्फ ड्यूटी नहीं थी, यह इंसानियत का मामला था। सरकारी चैनलों से जांच करवाने में वक्त लगेगा। अवनी ने खुद से कहा, पर इन औरतों की चीखें तब तक इंतजार नहीं कर सकती। कुछ ही घंटों में निर्णय ले लिया गया। अवनी ने एक योजना तैयार की। वह खुद जेल में जाएगी, लेकिन अपने असली रूप में नहीं। वह कामिनी बनेगी, एक 35 वर्षीय विधवा महिला जिस पर पति की हत्या का झूठा आरोप है। नकली एफआईआर, नकली कोर्ट रिमांड, सब तैयार किया गया। बहुत कम अधिकारियों को इसकी जानकारी थी। 3 दिन बाद जेल के बड़े लोहे के गेट से एक पुलिस जीप अंदर दाखिल हुई। जीप से एक कमजोर सी दिखने वाली महिला उतरी। उसकी आंखों में डर था, चाल में डर था। लाचारी, फटे कपड़े, सिर पर पल्लू और कलाई से झूलती टूटी चूड़ियां। वह थी आईपीएस अवनी, जो अब कामिनी बन चुकी थी। जेल की पहली रात असहनीय थी। सीलन भरी कोठरी, सड़ी हुई दाल और गालियां देती महिला प्रहरी। अवनी ने हर क्षण को महसूस किया, क्योंकि यहीं से मिशन की शुरुआत होनी थी। दूसरे दिन एक औरत ने धीरे से पास आकर कहा, बहन, नहीं आई हो? ज्यादा बोलना मत। दरोगा की नजर पड़ गई तो समझो खत्म हो गई। वह महिला थी समीना, जो पिछले 4 सालों से बिना सुनवाई जेल में थी। क्यों? अवनी ने मासूमियत से पूछा। समीना की आंखें छलक उठीं। वह रात में औरतों को बुलाता है, जो नहीं जाती उसे पीटता है या खाने में कुछ मिला देता है। उस रात अवनी ने तय किया, अब हर दर्द को अपनी आंखों से देखेगी। उसने कोठरी की दरारों में एक छोटा कैमरा छुपा रखा था। उसकी वर्दी और असली पहचान जेल के बाहर ड्राइवर आलोक के पास सुरक्षित थी। तीसरी रात दरोगा विजयपाल पहली बार सामने आया। लंबा भारी शरीर, आंखों में वासना की आग और चेहरे पर सत्ता का घमंड। नहीं हो? उसने सवाल किया। अवनी ने सिर झुका लिया। नाम कामिनी। आवाज इतनी धीमी थी कि शायद दीवारें भी ना सुन पाएं। दरोगा ने उसकी ठोड़ी पकड़कर चेहरा ऊपर किया और मुस्कुराया। अच्छा है, नई हवा आएगी जेल में। उसकी नजरें बता रही थीं कि जल्द ही वह कामिनी को भी उसी रास्ते पर ले जाएगा जिस पर कई औरतें टूट चुकी थीं। अवनी ने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। सब सही चल रहा था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। उस रात कोठरी में नींद नहीं आई। चारों ओर से आती सिसकियों की गूंज और दिल में उबाल मारती क्रांति एक नई ऊर्जा पैदा कर रही थी। अवनी ने बंद मुट्ठी खोली और खुद से वादा किया, अब किसी की सिसकियां दबेंगी नहीं। अब दरिंदों के दिन गिने जा चुके हैं। जेल के गलियारों में उस रात अजीब सी खामोशी थी। हवा जैसे रुक गई हो, दीवारों में भी सिसकियां अटकी हों। अवनी, जो अब भी कामिनी के भेष में थी, कोठरी के कोने में बैठी अपनी सोच में डूबी थी। 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन जिस भयावहता की कल्पना उसने की थी वह असलियत में और भी ज्यादा डरावनी थी। अचानक गेट खुला। 2 प्रहरी अंदर आए और बोले, 114 नंबर बाहर। चलो, साहब ने बुलाया है। 114 नंबर, यही था कामिनी यानी अवनी का नंबर। अवनी ने भीतर से खुद को संभाला और बाहर निकल आई। उसे जेल के उस हिस्से में ले जाया गया जिसे आम कैदियों के लिए निषिद्ध माना जाता था। वहां था दरोगा विजयपाल का कमरा, एक आलीशान ऑफिस, दीवारों पर तस्वीरें, मेज पर रखी शराब की बोतल और एक कोने में आरामदायक सोफा। जेल के भीतर एक अलग ही दुनिया। आओ नई रानी, विजयपाल ने कुर्सी पर बैठे बैठे कहा। नाम क्या बताया था? कामिनी। अच्छा नाम है,
लेकिन अब तुम्हारा नाम वही होगा जो मैं बुलाना चाहूं। उसकी आंखों में वैशीपन था। अवनी ने नजरें नीची कर ली, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी नसें तन चुकी थीं। कैमरा अब भी चालू था। उसके घूंघट में छुपा हुआ माइक्रो कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। विजयपाल ने आगे बढ़कर उसकी ओढ़नी खींचनी चाही, लेकिन तभी अवनी एक झटका देकर पीछे हट गई। डरती हो? जी, अवनी ने कांपती आवाज में कहा। विजयपाल हंसा। अभी तो शुरुआत है कामिनी, यहां डरने की नहीं, आदत डालने की जरूरत होती है। उसने बेल बजाई। एक महिला प्रहरी अंदर आई। विजयपाल ने कहा, इसे वीआईपी बैरक में रखो, मेरी नजर के नीचे। अवनी को एक नई कोठरी में डाल दिया गया। थोड़ी बड़ी, थोड़ी साफ, लेकिन एक जाल की तरह जहां हर कोना दरोगा की निगाहों में था। रात के 2 और बजे थे। दरवाजा खुला। समीना चुपचाप अंदर आई। कामिनी बहन, रात में सावधान रहना, वह कभी भी आ सकता है। कई औरतें इसी कोठरी से टूटी हैं। अवनी की आंखें छलक उठी, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। तुम्हारी आवाज अब सिर्फ दीवारों से नहीं टकराएगी समीना। मैं वादा करती हूं, अगली 2 रातें दरिंदगी और डर की सीमाओं को पार करने वाली थी। दरोगा ने कामिनी को अपने करीब लाने की हर कोशिश की। कभी मीठे बोल, कभी जबरदस्ती, कभी धमकी, लेकिन अवनी हर बार झुककर, डर कर, रोकर भी अपने लक्ष्य को और पास ले आती। उधर जेल के बाहर ड्राइवर आलोक हर दिन एक वकील के भेष में जेल के पास मंडराता, हर फुटेज को सुरक्षित करता, मीडिया और उच्च अधिकारियों से संपर्क बढ़ाता। और फिर चौथी रात आई। वो रात जब दरोगा ने साफ साफ कह दिया, आज की रात तेरी परीक्षा की रात है, या तो मेरी होगी या फिर तेरा वजूद मिटा दूंगा। अवनी की कोठरी का दरवाजा खुला, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पास एक छोटी डिवाइस थी जो सिग्नल भेजकर आलोक को संकेत देती थी। जैसे ही दरोगा उसके पास पहुंचा और ज्यादती की कोशिश की, अवनी ने डिवाइस सक्रिय कर दी। जेल के बाहर खड़ी गाड़ी में आलोक अलर्ट हो गया। पुलिस कमिश्नर, महिला आयोग और 2 पत्रकारों को लेकर वह तुरंत रवाना हुआ। जेल की अंधेरी रात अब उजाले की आहट सुनने लगी थी। अवनी अब भी कामिनी के चेहरे में थी, लेकिन उसकी आंखों में क्रांति की आग साफ चमक रही थी। जेल की उस तीसरी रात का अंधकार कुछ अलग था। हवा भारी थी। दीवारों में सिसकियां नहीं, अब चुप्पी थी, एक साजिश की चुप्पी। कामिनी अब अवनी नहीं लग रही थी। वह अब भीतर ही भीतर एक चक्रवात बन चुकी थी। रात के 11 बजे थे। दरोगा विजयपाल शराब के नशे में डूबा हुआ अपने कमरे से निकलकर सीधा उस वीआईपी कोठरी की ओर बढ़ा जहां कामिनी थी। उसके हाथ में शराब की बोतल, आंखों में हवस और जेब में एक चाबी थी। रंजीत ने दरवाजा खोला। आज कोई बहाना मत बनाना कामिनी, आज तू मेरी होगी, चाहे जोर से चीखना पड़े या चुपचाप मानना पड़े। अवनी ने डरते हुए 2 कदम पीछे खिसकते हुए कहा, मैं आपकी सेवा को तैयार हूं साहब, बस थोड़ी दया दिखाइए। विजयपाल ने दरवाजा बंद किया। अंदर अब कोई तीसरा नहीं था। तभी अवनी ने धीरे से कमर के पीछे लगे बटन को दबाया। लाइव फीड चालू हो गया। ड्राइवर आलोक ने ठीक उसी वक्त वीडियो को ऑनलाइन शेयर करना शुरू कर दिया। विजयपाल ने जैसे ही अवनी के करीब आने की कोशिश की, अवनी ने कहा, पहले आपकी सेवा करूं या वह बताऊं जो मैं जानती हूं। विजयपाल ठिठक गया। क्या मतलब? अवनी अब सीधी खड़ी हो गई। चेहरे से डर नहीं बल्कि आग झलक रही थी। मैं जानती हूं तुम इस जेल में सिर्फ वर्दी नहीं, एक पूरा रैकेट चलाते हो। तुमने समीना, फरीहा और कई औरतों को न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक गुलाम बनाया। तुम्हारे आदमी जेल में ड्रग्स पहुंचाते हैं, बाहर के गुंडों से पैसा लेते हो, औरतों को सप्लाई करते हो, और जो मुंह खोलती है उसकी लाश जेल के कुएं से मिलती है। विजयपाल हंस पड़ा। तू क्या करेगी? एक विधवा औरत तू किसे बताएगी? जिसे बताना था बता चुकी हूं। अभी तुम लाइव हो। तुम्हारी यह दरिंदगी, तुम्हारा सच पूरा देश देख रहा है। विजयपाल के चेहरे का रंग उड़ गया। वह पीछे हटा, लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुला। महिला आयोग की अधिकारी, कमिश्नर, पत्रकार और आलोक अंदर आ गए। दरोगा विजयपाल आपको बलात्कार की कोशिश, महिला उत्पीड़न, जेल के अंदर गैरकानूनी गतिविधियां संचालित करने और कई गंभीर धाराओं में गिरफ्तार किया जाता है। विजयपाल भागने की कोशिश करता है, लेकिन चारों तरफ से हथकड़ियां लेकर पुलिसकर्मी घेर लेते हैं। वही प्रहरी जो उसके इशारों पर काम करते थे, अब सिर झुकाए खड़े थे। अवनी, जो अब आईपीएस अवनी सिंह के रूप में सामने थी, ने एक अंतिम नजर उस कोठरी पर डाली। यह सिर्फ एक दरोगा की गिरफ्तारी नहीं है,
ये उस व्यवस्था की हार है जिसने वर्षों से औरतों की चीखों को दबाकर रखा। अब हर कोठरी में सच गूंजेगा, डर नहीं। जेल में अफरा तफरी मच चुकी थी। सीबीआई रिकॉर्ड्स, गुमशुदा महिलाओं की फाइलें सब बाहर आने लगे। रंजीत की गिरफ्तारी के साथ ही जेल के भीतर मौजूद एक संगठित अपराध का पर्दाफाश हो चुका था। पर एक चीज ने अवनी को चौंका दिया। एक सीक्रेट डायरी जो विजयपाल के कमरे में छुपाकर रखी गई थी। डायरी में दर्ज था, मास्टर के निर्देश पर समीना को शिफ्ट किया गया। कामिनी नाम की नई औरत वीआईपी कोठरी में है। मास्टर ने कहा है उसे भी तोड़ना है जैसे बाकी औरतों को तोड़ा। मास्टर कौन था यह मास्टर? अवनी की आंखें सख्त हो गईं। अगले ही दिन वह महिला आयोग और विशेष अपराध शाखा के साथ मिलकर एक गुप्त बैठक करती है। वहां उसे पता चलता है कि मास्टर कोई और नहीं बल्कि शहर का एक सम्मानित नेता, विधानसभा में 3 बार का एमएलए राघव वर्मा है। राघव पर पहले भी कई आरोप लगे थे, लेकिन सबूतों के अभाव में वह हर बार बच निकलता था। विजयपाल भी उसी का आदमी था और जेल में वह रैकेट उसी के इशारे पर चलाता था। अवनी के पास अब पर्याप्त सबूत थे, लेकिन मामला संवेदनशील था। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को सीधे नहीं पकड़ा जा सकता था। इसी दौरान अवनी को एक कॉल आता है। कॉल करने वाली महिला की आवाज कांप रही थी। मैम, मेरा नाम फरीहा है। मैं उसी रैकेट की पीड़िता हूं। मैं जानती हूं मास्टर का ठिकाना, लेकिन मेरी जान खतरे में है। अवनी उस कॉल को गंभीरता से लेती है और अगले ही दिन भेष बदलकर बिना सरकारी गाड़ियों के उस महिला से मिलने निकलती है। फरीहा उसे एक पुराने फार्म हाउस पर लेकर जाती है, जहां राघव वर्मा अक्सर अपनी विशेष पार्टियों का आयोजन करता है। वहीं दूसरी ओर राघव वर्मा को भनक लग चुकी थी कि अवनी उसके पीछे है। उसने अपने गुंडों को आदेश दे दिया था, इसे जिंदा मत छोड़ना। आईपीएस है, परतें उधेड़ देगी। फार्म हाउस पर किए गए दौरे और फरीहा की गवाही ने अवनी को वह धागा थमा दिया था जिससे पूरे रैकेट की जड़ें खोली जा सकती थी। एक शाम जब अवनी अपनी टीम के साथ ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार कर रही थी, तभी एक एक्सप्रेस डिलीवरी वाला एक पार्सल लेकर आता है। उस डिब्बे में एक जली हुई साड़ी और साथ में एक धमकी भरा पत्र था। जो आग तूने हमारे अड्डे में लगाई है, वही आग तुझे और तेरे मिशन को राख कर देगी। अवनी ने पत्र को पढ़ा, लेकिन उसका चेहरा ना डरा न कांपा। उसकी आंखों में अब युद्ध का दहकता हुआ संकल्प था। अगले ही दिन एक गुप्त सूचना मिलती है कि राघव वर्मा ने एक विशेष पार्टी का आयोजन किया है, जिसमें विदेशी मेहमानों को प्रदर्शन दिखाने के लिए 5 लड़कियों को जेल से फार्म हाउस ले जाया जा रहा है। अवनी समझ चुकी थी यही मौका है। रात 9:02 बजे ऑपरेशन काली रात शुरू होता है। अवनी पूरी टीम के साथ फार्म हाउस की तरफ रवाना होती है, लेकिन रास्ते में एक पुल पर ट्रक आकर उनकी गाड़ी से टकरा जाता है। ड्राइवर आलोक की मौके पर ही मौत हो जाती है। अवनी बुरी तरह घायल हो जाती है, लेकिन होश में रहती है। ये एक सोची समझी साजिश थी। ट्रक ड्राइवर बाद में पकड़ा जाता है और पूछताछ में बताता है कि उसे ऊपर से आदेश था, आईपीएस मैडम को रोकना है। कैसे भी हो, अवनी को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन ऑपरेशन अब अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता था। होश में आते ही वह दर्द से कराते हुए कहती है, मेरे साथियों को कॉल करो, ऑपरेशन जारी रहेगा। मैं खुद चलूंगी, चाहे स्ट्रेचर पर क्यों ना जाना पड़े। हॉस्पिटल से निकलते वक्त अवनी का चेहरा सफेद पट्टियों से ढका था, लेकिन उसकी आंखों में लौ थी। एसएटीएफ की टीम ने पूरा फार्म हाउस चारों तरफ से घेर लिया। अंदर पार्टी चल रही थी। विदेशी मेहमान राघव, उसके गुंडे अनभिज्य थे। जैसे ही घड़ी ने रात के बास हाल बजाए, दरवाजे टूटे, गोलियां चली, चीख पुकार मच गई। राघव वर्मा को पीछे के दरवाजे से भागते वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। वहां से 5 लड़कियां आजाद कराई गईं, जिनमें से एक समीना थी, जिसे पहले मरी हुई घोषित कर दी गई थी। यह सिर्फ एक छापा नहीं था, यह एक क्रांति थी। अवनी के संघर्ष ने यह दिखा दिया कि जब एक औरत न्याय के लिए उठती है तो सिस्टम की चूलें हिल जाती हैं। आईपीएस अवनी सिंह के ऑपरेशन काली रात की सफलता के बाद देश भर में टहलका मच गया। राघव की गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई। अवनी खुद कोर्ट में पेश हुई। उसने मजबूती से कहा, माननीय न्यायालय, मैं बताना चाहती हूं कि राघव वर्मा जैसे अपराधियों को समाज में सम्मानित नेता के रूप में देखने की भूल हमारी सबसे बड़ी चूक रही है। इन्हीं लोगों ने जेल को शोषण का अड्डा बना दिया था। गवाहों, वीडियो फुटेज और रिकॉर्ड के चलते
अदालत ने राघव वर्मा को बलात्कार, मानव तस्करी, हत्या की साजिश और भ्रष्टाचार जैसे संगीन अपराधों में आजन्म कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला सिर्फ एक इंसाफ नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम को एक संदेश था। सत्ता का दुरुपयोग अब नहीं चलेगा। अवनी को गृह मंत्रालय की ओर से शौर्य पदक से नवाजा गया। वह सीधे उन लड़कियों से मिलने गई जिन्हें उस रैकेट से आजाद कराया गया। रुबीना, फरीहा और बाकी लड़कियां अब पुनर्वास केंद्र में थीं। उन्होंने अवनी को देखते ही कहा, मैम, आपने हमें इंसान होने का एहसास दिलाया। अवनी की आंखें भर आई। उसने उन्हें गले लगाया और कहा, अब तुम सिर्फ बची हुई जिंदगी नहीं, नई जिंदगी झिंकी। एक रिपोर्टर ने अवनी से आखिरी सवाल पूछा, मैम, क्या आपको डर नहीं लगता इतने ताकतवर दुश्मनों से? मनु ने मुस्कुराई और बोली, जब एक औरत विधवा बनकर जेल जा सकती है, तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कौन सा